आज हम संधि के बारे में जानकारी लेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है और वर्ण मेल की इस प्रक्रिया को ही संधि कहते हैं। उदाहरणार्थ, दीप शब्द का अ और अवली शब्द का पहला वर्ण अ, इन दोनों के मेल से आ बनता है। इसलिए दीप और अवली शब्द मिलकर दीपावली यह नया शब्द बन जाता है। वैसे ही दूसरे उदाहरण में अति शब्द में ती की पहली मात्रा होने की वजह से ती का ह्रस्व ई और आचार का पहला वर्ण आ के मेल से या बनकर अति और आचार के मेल से अत्याचार शब्द बन जाता है। संधि विच्छेद। संधि करने से बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने अभी देखा था कि दीपावली शब्द कैसे बनता है, और इसी दीपावली शब्द को जब हम दीप और अवली ऐसे अलग अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। वैसे ही दूसरे उदाहरण में भी गजानन शब्द को गज और आनंद ऐसे अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर भी संधि विच्छेद हो जाता है। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीन प्रकारों में से पहले हम स्वर संधि की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके नियमों के बारे में जानकारी लेंगे। स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप बनता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर में अ से अ तक 11 स्वर हैं। उनमें से ही किसी दो स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है। उदाहरणार्थ, सूर्य का अ और उदय का उ, इन दो स्वरों के मेल से ओ बनकर सूर्य और उदय शब्द मिलकर सूर्योदय शब्द बनता है। वैसे ही विद्यालय शब्द में विद्या का आ और आलय का आ, इनके मेल से आ बनकर विद्या और आलय से विद्यालय शब्द बन जाता है। इस स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आते हैं तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, ई और उ ही हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। इसमें हमें सिर्फ अ, आ, ई, उ इन 6 स्वरों के बारे में ही सोचना है। यहाँ पर मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं: महात्मा, परीक्षा, लघुत्तर और विद्यार्थी। इसमें ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ में से कौन सा भी स्वर पहले आए या बाद में, लेकिन इनके मेल से सिर्फ उसी का दीर्घ स्वर ही बनता हुआ दिखाई देता है। गुण संधि। जब अ या आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ई, उ और रू स्वर आए तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इस मेल को गुण संधि कहा जाता है। यहाँ पर पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो उसका ह्रस्व ए बनता है। जैसे हम पहले उदाहरण में देखते हैं, परम का अ और ईश्वर का दीर्घ ई के मेल से ए बनकर परमेश्वर शब्द बना है। वैसे ही चंद्रोदय शब्द में भी चंद्र का अ और उदय का उ, इनके मेल से ओ बनकर चंद्रोदय शब्द बन जाता है। सप्तर्षि में भी अ के आगे रू आने से अर बनकर सप्तर्षि शब्द बना है। वैसे ही महर्षि में भी आ के आगे रू आने से अर बनकर महर्षि शब्द बन गया है। वृद्धि संधि। यदि आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों के परस्पर मेल से वह ए हो जाता है। यदि ओ या औ आए तो इनके मेल से औ हो जाता है। इस संधि को वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे हम हितैषी और सदैव शब्द के उदाहरण में देखते हैं कि अ हो या आ, उसके आगे ए आने पर उसका ऐ ही बनता है। और वनौषध और महौषधि में हम देखेंगे कि ए के स्थान पर
ओ या औ मिलाते हैं तो उसका औ ही बनता है। यन संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः य, व और अर हो जाता है। इस परिवर्तन को यन संधि कहा जाता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि इस शब्द में ई के बाद अ आने पर उसका य बना है, न्यून शब्द में ई के आगे उ आने से यू बना है और स्वागत शब्द में उ के बाद आ आने से वा बना है, तथा पितृपदेश में रू के बाद उ आने से रू बना दिखाई देता है। यानी 12 खड़ी के अनुसार जिस प्रकार की मात्राएं उसमें मिलाते हैं वैसे वर्ण में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही ई के आगे अ आता है तो उसका य बनेगा और अगर आ आया तो उसका या बनेगा। ऐसे ही ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका व, वा, वी, वो इस प्रकार बनेगा। और रू के आगे कोई स्वर आता है तो वहाँ पर भी 12 खड़ी के ही अनुसार र, रा, री इस प्रकार का परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अयादि संधि, जब ए, ऐ, ओ और औ के आगे इनसे भिन्न स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ, आओ हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादि संधि कहते हैं। उदाहरणार्थ, नयन शब्द में ए के बाद अ आने से अय, वैसे ही बाकी के उदाहरणों में भी आप देखेंगे कि 12 खड़ी के ही अनुसार ए के आगे अगर अ आया तो उसका अय और ई आया तो ऐ, इस प्रकार परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही ओ के आगे अगर अ आया तो उसका औ और उ आया तो औ बनता है। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन के संपर्क में स्वर तथा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यंजन का स्वर से मेल, दूसरा प्रकार है स्वर का व्यंजन से मेल और तीसरा है व्यंजन का व्यंजन से मेल। व्यंजन के इन 3 प्रकारों को अब हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। पहला प्रकार है व्यंजन का स्वर से मेल। यहाँ पर दिगंबर शब्द में दिक का क व्यंजन है और अंबर का अ स्वर है, यानी व्यंजन और स्वर के मेल से ये संधि बनकर दिगंबर शब्द बन गया है। दूसरा प्रकार है स्वर का व्यंजन से मेल। इसमें परिणाम शब्द में परि का ई स्वर है और नाम का न व्यंजन है। इन दोनों के मेल से परिणाम शब्द बना है। तीसरा है व्यंजन का व्यंजन से मेल। यहाँ पर उच्चारण शब्द का उत का त और चारण का च दोनों भी व्यंजन है और इन दोनों के मेल से उच्चारण शब्द बन गया है। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर या उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण यानी क वर्ग का ग घ, च वर्ग का ज झ, ट वर्ग का ड ढ, त वर्ग का द ध, प वर्ग का ब भ अथवा य व ह, इनमें से कोई व्यंजन आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है तो वहाँ पर वागिस इस शब्द में वाक और ईश में क के बाद दीर्घ ई यह स्वर आया है तो क की जगह ग आकर वागिस शब्द बन जाता है। ठीक वैसे ही बाकी वर्ग में भी आपको ऐसा ही या इसी प्रकार का परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। क, च, ट, त, प के बाद म या न हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी 5वां वर्ण आ जाता है। जैसे क वर्ग का 5वां वर्ण क है तो इसीलिए क के बाद म आने की वजह से वाक और मय से वांग्मय शब्द बन जाता है।
इसी प्रकार बाकी के उदाहरणों में भी हर वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आया हुआ दिखाई देता है। त के बाद अगर च या छ हो तो त का च होता है। जैसे उत और चारण में त के बाद च आने से त का च बनकर आगे के च के साथ जुड़कर उच्चारण शब्द बन जाता है। वैसे ही त के बाद अगर ज हो तो सत और जन से सज्जन, ट हो तो तत् और टीका से तट्टिका, ड हो तो उत और डयन से उड्डयन, ल हो तो तत् और लीन से तल्लीन शब्द बन जाता है। लेकिन अगर त के बाद श हो तो त का च और श का छ होता है, जैसे हम उच्छिष्ट शब्द में देख सकते हैं। और अगर त के बाद ह हो तो त का द और ह का द होता है, जैसे उद्धार शब्द में दिखाई देता है। म के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह आते हैं तो म का हमेशा अनुस्वार ही होता है। जैसे सम और योग के मेल से संयोग शब्द बन जाता है, सम और रक्षण से संरक्षण। अगर म के बाद ल आता है तो संलग्न, व आता है तो संवाद, श आता है तो संशय, स आता है तो संसार, ह आता है तो संहार शब्द बन जाता है। अपवाद रूप में सम्राट एक ऐसा शब्द है जो म के बाद र आने पर भी उसका अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होता। किसी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वह छ होता है। जैसे विच्छेद शब्द में वी का ह्रस्व ई इस स्वर के बाद छेद का छ आने से विच्छेद शब्द बनता है। अगला नियम है अ और आ के अलावा कोई दूसरे स्वर के बाद स आता है तो स का श होता है, जैसे परिषद शब्द में हम देख सकते हैं। यहाँ पर परि का ह्रस्व ई इसके बाद सत का स आने से स का श होकर परिषद शब्द बन जाता है। ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले र के आगे और एक र हो तो ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है और एक र का लोप भी हो जाता है। जैसे हम नीरस शब्द में देखेंगे कि यहाँ पर नीरस शब्द में नी का ह्रस्व स्वर दीर्घ बनकर नीरस शब्द बन जाता है। आखिरी नियम है रु, र, श के बाद त वर्ग का न यानी नल का न हो तो ट वर्ग के न यानी उसका दूसरे न में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। जैसे ऋण और परिणाम शब्द में हम ये परिवर्तन देख सकते हैं। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। स्वरों और व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुर्बल शब्द में विसर्ग का र उच्चारण होकर रफार के साथ दुर्बल शब्द बना है। दूसरा उदाहरण निष्प्राण शब्द में नी के आगे के विसर्ग का परिवर्तन श में होकर निष्प्राण शब्द बना है। ये परिवर्तन कब और कैसे होता है इसके बारे में हम कुछ नियमों के द्वारा जान लेंगे। विसर्ग का ओ होना। विसर्ग के पहले और बाद में भी अ हो या किसी वर्ग के यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण तथा य, र, ल, व, श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरणार्थ मनोबल शब्द में विसर्ग के पहले अ और बाद में प वर्ग का तीसरा वर्ण ब आने से विसर्ग का ओ बनकर मनोबल शब्द बन जाता है। दूसरे उदाहरण में विसर्ग के पहले अ और बाद में त वर्ग का तीसरा वर्ण द आने से विसर्ग का ओ बनकर यशोदा शब्द बना है। विसर्ग का र होना। अभी हमने देखा था कि विसर्ग के पहले अ और आ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद भी कोई स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह
इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है और आगे के स्वर में मिल जाता है। उदाहरणार्थ, निराशा शब्द में विसर्ग के पहले ह्रस्व ई और विसर्ग के बाद आ यह स्वर आने से विसर्ग का रा बनकर निराशा शब्द बनता है। दूसरे उदाहरण, निर्जन शब्द में विसर्ग से पहले ह्रस्व ई और बाद में च वर्ग का तीसरा वर्ण ज आने से विसर्ग का र बनकर निर्जन शब्द बना है। विसर्ग का श होना, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरणार्थ, निश्चय शब्द में विसर्ग के पहले ह्रस्व ई और बाद में च आने से विसर्ग का श बनकर निश्चय शब्द बना है। दूसरे उदाहरण में भी विसर्ग से पहले ह्रस्व ई और विसर्ग के बाद छ आने से निश्चल शब्द बनता है। विसर्ग का स होना, विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरणार्थ, नमस्ते शब्द में विसर्ग के बाद त आने से विसर्ग का स बनकर नमस्ते शब्द बना है। और दूसरे उदाहरण में भी विसर्ग का स बनकर आगे के स से जुड़कर दुस्साहस शब्द बना है। विसर्ग का स होना, यहाँ पर विसर्ग के पहले सिर्फ अ या आ इन दो स्वरों में से ही कोई एक स्वर होना चाहिए और विसर्ग के बाद क हो तो ही विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरणार्थ, नमस्कार शब्द में विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद क आने से विसर्ग का स बनकर नमस्कार शब्द बना है। वैसे ही दूसरा उदाहरण भास्कर, इस शब्द में भी विसर्ग के पहले आ और बाद में क आने से विसर्ग का स बनकर भास्कर शब्द बना है। विसर्ग का श होना, विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है और विसर्ग का लोप भी हो जाता है। जैसे दुष्कर्म शब्द में विसर्ग के पहले उ और बाद में क आने से विसर्ग का श बनकर दुष्कर्म शब्द बना है। और दूसरे उदाहरण में विसर्ग के पहले ह्रस्व ई और बाद में फ आने से निष्फल शब्द बना हुआ दिखाई देता है। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ, अतएव इस शब्द में विसर्ग से पहले अ आया है और विसर्ग के बाद ए यह स्वर आने से विसर्ग का लोप होकर अतएव शब्द बन जाता है। अगला नियम है विसर्ग का लोप होना और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। यदि किसी विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। उदाहरणार्थ, नीरस और नीरव, इन दोनों उदाहरणों में विसर्ग से पहले के ह्रस्व नी का दीर्घ नी बनकर विसर्ग का लोप होता हुआ दिखाई देता है और नीरस और नीरव शब्द बन जाता है। तो आज हमने यहाँ पर संधि के 3 प्रकारों के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।